नमस्कार बच्चों, पाठक सर उत्तराखंड ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो ज्योग्राफी की जो हमने लेक्चर सीरीज चलाई हुई थी बच्चों, तो लास्ट लेक्चर हमने उसमें जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने आकाशगंगा के बारे में। ठीक है ना, क्या क्या हमारी आकाशगंगा कैसे बनी, तारे का जीवन चक्र, इन सारी बातों को हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, सौरमंडल, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो अगेन भाई किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो बच्चों ज्योग्राफी जिस भी एग्जाम में आती है उस सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बेसिक से लेके उसमें एडवांस लेवल तक की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपली ज्यादा एक्सप्लेन न करते हुए चीजों को टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आती है बच्चों बात की सौरमंडल की परिभाषा क्या है, ठीक है ना। तो सौरमंडल क्या, एक तो बच्चों सूर्य, ठीक है ना, इसके जो 8 ग्रह हैं, इनके जो उपग्रह हैं, इसके अलावा जो क्षुद्र ग्रह हैं, ठीक है बच्चों, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सब मिलकर आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली क्या है, सन, इट्स 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड एस्टेरॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, कॉमेट्स, meteors, meteoroids, etc. all cumulatively form the entire solar system। तो क्या होता है बच्चों, ये सारे के सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, सौरमंडल बनाते हैं। अब देखो, अगर कभी भी तुमसे एक चीज परिभाषा में पूछी जाए तो कंफ्यूज मत होना। ऐसा कोई भी पिंड या ऐसा कोई भी आकाशीय पिंड जो हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहा है या इसके चारों ओर घूम रहा है, चाहे वो एक धूलकण हो, कोई का छोटा सा सेंटीमीटर का, और वो या वो कई किलोमीटर बड़ा क्या हो बच्चों, कोई ग्रह हो, तो वो सारे के सारे किसका भाग है, वो सौरमंडल का ही भाग है, ठीक है ना। तो परिभाषा से सवाल आता है तो वो हमसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो जनरली बहुत घिसा पिटा सवाल है, उसमें एक ऑप्शन होता है निहारिका। तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, नेबुला। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, आप जाके चेक कर सकते हैं लिस्ट, प्ले लिस्ट पे जाकर के। तो हमने वहां पर बताया हुआ है कि निहारिका क्या है। ये आकाशगंगा के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो आकाशगंगा की प्रारंभिक अवस्था में बनने वाले गैसों के बादल है बच्चों, ठीक है ना। तो ये है कहानी किसकी, सौरमंडल की कहानी की बात कर रहे हैं। तो सूर्य, उसके ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि सभी मिलकर के इसका निर्माण कर रहे हैं, सौरमंडल का निर्माण कर रहे हैं बच्चों। अब एक छोटा सा फिगर की सहायता से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं बच्चों। अब देखो भाई, बहुत टेक्निकल फैसिलिटी तो मेरे पास है नहीं, तो सिंपली जितना मेरी क्षमता है उसके आधार पर मैं आपको फिगर से समझाने की कोशिश करूंगा। तो भाई आजकल क्या है, जो लोग उतना ऑनलाइन माध्यम से पैसा कमाते हैं, जो उतना एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं, तो वो तो बढ़िया बढ़िया वर्ड्स में जो है सारी चीजें वो डालते हैं। तो भाई इतना हमारी ना क्षमता है और न इतना हमारे पास समय है। तो जितना भी मैं आपको छोटे मोटे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तो मेरा तो प्रयास है उन बच्चों के लिए नहीं है कि भाई जो महंगे महंगे कोर्स ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। मेरा प्रयास है उन बच्चों के लिए जो सिंपली अपने घर पर रह करके कम संसाधनों में पढ़ाई करना चाहते हैं, वो अच्छे टीचरों से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है या वो बाहर जा नहीं सकते, तो उन तक मेरा पहुंचने का प्रयास है। तो वो बच्चे समझेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है बच्चों। तो क्या है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारा आ जाता है क्या, सूर्य, ठीक है। सूर्य के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो पहला ग्रह हमारा आता है, फिर बच्चों क्या आता है, हमारा दूसरा ग्रह आता है, फिर हमारा तीसरा ग्रह आता है, फिर हमारा चौथा ग्रह आता है, और बीच में एक लाइन में खींच रहा हूं, फिर हमारा पांचवां ग्रह आता है, फिर हमारा छठा ग्रह आता है, फिर हमारा सातवां ग्रह आता है, और फिर हमारा आठवां ग्रह आता है, ठीक है ना। सिंपली मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है, पहला वाला ग्रह है बच्चों बुध यानी कि मरकरी, दूसरा ग्रह है बच्चों शुक्र, इस सीक्वेंस से जरूर ध्यान रखना, वीनस, तीसरा ग्रह है बच्चों पृथ्वी, अर्थ, चौथा ग्रह है बच्चों मंगल यानी कि मार्स, पांचवा ग्रह है बच्चों बृहस्पति यानी कि जुपिटर, छठा ग्रह है बच्चों सैटर्न यानी कि शनि, आठवां ग्रह है बच्चों अरुण, और नौवां ग्रह है बच्चों वरुण, ठीक है ना। अब देखो ये बीच में मैंने एक लाइन खींची है, ये दो कारणों से खींची है, ठीक है ना। क्यों, एक तो ये क्लासिफिकेशन है, ये 4 ग्रह अलग प्रवृत्ति के हैं, इनके बारे में हम अलग पढ़ेंगे, और ये जो 4 बाह्य ग्रह हैं ये अलग प्रवृत्ति के हैं, इनके बारे में हम अलग पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बच्चों इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम इन ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको एक चीज ध्यान रखनी है, एक होता है बच्चों अक्ष और एक होता है कक्ष, एक है एक्सिस अक्ष और दूसरा है ऑर्बिट यानी कि कक्ष।
देखो, किसी ग्रह का अपने परितः घूमना यानी कि अपने स्थान पर ही घूमना, ऐसे इसको हम बोलते हैं बच्चों अक्षीय गति, कि एक्सिस पर घूम रहा है। और किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर घूमना, इसको हम बोलते हैं बच्चों इसकी कक्षीय गति यानी कि इसका ऑर्बिटल मोशन। तो देखो, ऑर्बिटल मोशन के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगी तो वैसे वैसे लगने वाला समय बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब क्या है, बहुत साधारण भाषा में कहूं तो बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है, और वहीं अगर हम वरुण की बात करें तो इसको 165 वर्ष का समय लगता है। तो क्या लगता है, 165 वर्ष का समय लगता है। अगर तो थोड़ा सा मुझे हंसी भी आती है बच्चों से, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, तो मैं कहता हूं भाई, अगर हम बुध पर रह रहे होते तो शायद जो पृथ्वी के हिसाब से 365 दिन है, तो हम अपने एक साल में 4 से 5 बर्थडे मना पाते। और अगर हम यहाँ वरुण पर रह रहे होते तो शायद हम अपना एक बर्थडे भी नहीं मना पाते। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वहां 165 वर्ष में एक साल होगा उसके हिसाब से, क्योंकि वो सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में पूरी कर रहा है। लेकिन बच्चों, अक्षीय गति के लिए कोई नियम नहीं है। जैसे अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह बृहस्पति है और दूसरा शनि है, तो अक्षीय गति का कोई नियम नहीं है डेफिनेट। लेकिन कक्षीय गति का नियम डेफिनेट है, क्या? कि जो सबसे नजदीक है इसको सबसे कम समय लगेगा, और जैसे 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 दूरी बढ़ती जाएगी लगने वाला समय भी क्या होगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, इस बात को जरूर ध्यान में रखना। अब देखो, जो ये बच्चों ये पहले के 4 ग्रह हैं, इनको हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम आंतरिक ग्रह। और जो यहाँ के हैं इनको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। इनको हम क्या बोल रहे हैं? बाह्य ग्रह। ठीक है ना। इनको बच्चों, आंतरिक ग्रहों को हम पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह। पार्थिव का मतलब है लाइक अर्थ, यानी कि सेलेस्टियल प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। ठीक है ना। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्यों? क्योंकि ये ग्रह जो हैं ये सब पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, यानी कि इनका घनत्व, इनका द्रव्यमान, इनका बना हुआ जिस मटेरियल से बने हुए हैं वो पृथ्वी से मिलता जुलता है, और ठोस हैं ये सभी के सभी ग्रह। ठीक है ना, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह। और जो बाह्य ग्रह हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं जोवियन ग्रह। क्या बोलते हैं? जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह बोले तो लाइक जुपिटर, ये जुपिटर के जैसे हैं सारे के सारे। इनकी सिमिलरिटी किससे मिलती जुलती है? जुपिटर से। ठीक है ना। और इसके बाद बच्चों, ये जो आंतरिक ग्रह हैं इनका घनत्व अधिक है, और अगर इनका हम घनत्व देखें तो आंतरिक ग्रहों की तुलना में घनत्व कम है बच्चों। ठीक है, तो ये 3 बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। आंतरिक ग्रह कहलाते हैं ये चार कहलाते हैं बाह्य ग्रह, ये 4 कहलाते हैं पार्थिव ग्रह, यानी कि पृथ्वी के सदृश हैं, इनका घनत्व अधिक है। यहाँ ये बाह्य ग्रह हैं, ये जोवियन प्लैनेट्स हैं लाइक जुपिटर, और घनत्व इनका आंतरिक ग्रहों की तुलना में कम है। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर एक सवाल आता है, आंतरिक ग्रह और अंतर्ग्रह में डिफरेंस होता है। तो आंतरिक ग्रह बोलते हैं इंटरनल प्लैनेट्स, बाह्य ग्रह हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। लेकिन एक शब्द आता है इंटीरियर प्लैनेट्स, यानी कि अंतर्ग्रह, इंटीरियर प्लैनेट्स। तो शुक्र और बुध जो हैं बच्चों, दो कौन कौन से? शुक्र और बुध, ये दोनों अंतर्ग्रह हैं। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित ग्रहों को ही क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रह कहा जाता है, इंटीरियर प्लैनेट्स। तो ये 2 प्लैनेट्स कौन से हैं बच्चों? एक है शुक्र और दूसरा कौन सा है? बुध है। ठीक है ना, तो इसको आपको दोनों को ध्यान में रखना है। अब एक एक करके बच्चों हमने इनके सीक्वेंस में, तो हम बात सबसे पहले कहां से शुरू करने वाले हैं? सूर्य से। ठीक है ना, तो इसको एक बार आप बना लीजिएगा और इनका सीक्वेंस भी याद कर लीजिएगा। और हाँ, ये डिमार्केशन लाइन क्या हो गई? एक तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों को, और दूसरा बच्चों ये क्या है? क्षुद्र ग्रहों की पेटी, क्षुद्र ग्रहों की पेटी, यानी कि एस्टेरॉइड बेल्ट। तो अगर हमसे पूछा जाएगा एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ स्थित है, तो भाई मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। सिंपल सीधी बात। अब बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब आता है सूर्य। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? सूर्य की। सूर्य एक तारा है, बचपन से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, तो क्या हाइड्रोजन ईंधन है इसका, इसके बारे में मैं पीछे समझा चुका हूं। इधर अगर हमसे पूछा जाए सूर्य का ईंधन क्या है, तो हाइड्रोजन। और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी की तुलना में
28 गुना अधिक है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान सूर्य पर क्या है? पृथ्वी की तुलना में 28 गुना अधिक है। ठीक है ना बच्चों, इसको जरूर ध्यान में रखना। क्यों? कहने का मतलब क्या है, अगर वो हमसे पूछ लेगा भाई एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 केजी है तो सूर्य पर उसका भार क्या होगा, ठीक है ना, तो द्रव्यमान क्या है 100 केजी और सूर्य पर भार क्या, यहाँ की ग्रेविटी की तुलना में 28 टाइम्स, तो क्या हो गया, सूर्य पर यह वस्तु 2800 केजी की हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से भी सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो सूर्य पर ये वस्तु कितने की हो जाएगी? 2800 केजी की। क्यों? क्योंकि 28 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है ना, तो इस बात को जरूर ध्यान में रख लेना बच्चों। अब देखो, सारी बेसिक चीजें भी यहाँ पर नहीं कराई जा सकती हैं। तो लाइट ईयर किसको कहते हैं? एक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है, वो क्या होती है? लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है? ठीक है ना, प्रकाश की गति कितनी होती है? बेसिक कंसेप्ट होते हैं बच्चों, इसको साइंस में पढ़ लीजिए या ज्योग्राफी में पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा। कभी कभी सिंपल सवाल इसी से आ जाते हैं और हमसे वो भी गलत हो जाते हैं। ठीक है ना, तो कोई फायदा नहीं इतने सिंपल सवाल गलत करने का। ठीक है बच्चों, अब अगला चीज जो बच्चों, सूर्य का वह भाग जो सामान्यतः हमें आंखों से दिखाई देता है, सामान्यतः आंखों से दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों प्रकाश मंडल, यानी कि फोटोस्फेयर। और वो भाग जो सूर्य ग्रहण के समय हमको दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों कोरोना। ठीक है ना, तो क्या होता है, जो सूर्य के आंतरिक भाग का तापमान है बच्चों, जो इसका आंतरिक भाग है, तो आंतरिक भाग का तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस है। और जो प्रकाश मंडल है हमारा, प्रकाश मंडल, इसका तापमान बच्चों लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, एक चीज मैं आपको और बता दूं बच्चों, और प्रकाश मंडल की तुलना में कोरोना का तापमान अधिक होता है, ध्यान रखना, तापमान अधिक होता है किसकी तुलना में? प्रकाश मंडल की तुलना में। तो देखो, ये स्टिल अभी मिस्ट्री है, तो पता नहीं है हमें कि क्यों होता है। ये सूर्य है, तो जब इसमें पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति आएगी तो इसका जो बाहर का एक जो हमको यहाँ आभा मंडल दिखाई देगा, इसी को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? इसी को हम कोरोना नाम देते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखना। अब देखो बच्चों, एक घटना सूर्य के अंदर होती है कभी कभी, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। क्या घटना होती है? सूर्य के अंदर कभी कभी बच्चों परमाणुओं के प्रबल तूफान उठते हैं। ठीक है ना, सौर ज्वाला। क्या है सौर ज्वाला? तो बच्चों क्या होता है, सूर्य के अंदर उठने वाले जो प्रबल परमाणुओं के तूफान होते हैं, परमाणुओं के तूफान, इसको हम क्या बोलते हैं? सौर ज्वाला बोलते हैं। ठीक है ना, अब बच्चों क्या होता है कि कभी कभी जब ये सूर्य में जहां से ये परमाणुओं के तूफान यानी कि सौर ज्वालाएं उठती हैं, तो उन स्थानों पर सामान्यतः क्या पाए जाते हैं? काले धब्बे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? काले धब्बे पाए जाते हैं जहां से ये सौर ज्वालाएं उठती हैं। और ये सौर ज्वालाओं से जहां उठी और ये जो काले धब्बे बने, इन स्थानों को कहते हैं बच्चों हम सौर कलंक, सन स्पॉट्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इनको? सन स्पॉट्स यानी कि सौर कलंक। कौन से, कैसे बनते हैं? जब सूर्य में परमाणु का तूफान उठेगा तो उसकी एनर्जी जिस पॉइंट से रिलीज हो जाएगी, जैसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, यहां से तूफान उठा और ये इसकी एनर्जी बाहर रिलीज हो गई, तो क्या यहाँ पर ब्लैक स्पॉट बन जाएगा ऐसे, और इन ब्लैक स्पॉट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सौर कलंक बोलते हैं। ठीक है ना, और जब ये सौर ज्वालाएं जो है बच्चों हमारी क्या करती हैं? उपग्रह संचार प्रणाली को बाधित करती हैं। उपग्रह संचार प्रणाली को बाधित करती हैं, यानी कि हमारा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करती हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। ठीक है ना बच्चों, और सौर कलंकों का तापमान सूर्य पर सबसे कम होता है, इन पर हमको 1500 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलता है। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना ये भी। और एक सवाल वो हमसे पूछता है सौर कलंक चक्र, सौर कलंक चक्र। तो सौर कलंक चक्र बच्चों कितना होता है? 11 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। सौर कलंक क्या है, किसको प्रभावित करते हैं, और सौर कलंक चक्र वर्ष कितने का होता है? तो 11 वर्ष का होता है। ठीक है ना, सौर कलंक चक्र कितने वर्ष का होता है? 11 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंटेंस तूफान होते हैं, तो ये सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करके कहां आ जाते हैं? बाहर अंतरिक्ष में आ जाते हैं। और जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं
तो पृथ्वी में ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमको वहां पर एक चमकीली या रंगीन प्रकाश दिखाई देता है, रंगीन लाइट दिखाई देती है, ठीक है ना। तो जो रंगीन प्रकाश इससे पैदा होता है, जो रंगीन प्रकाश इससे पैदा होता है बच्चों सौर ज्वालाओं के कारण, इसको उत्तरी ध्रुव में ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिणी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। और बच्चों ऑरोरा का मतलब ही रंगीन प्रकाश होता है, लैटिन भाषा का वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है, रंगीन प्रकाश। तो उत्तरी ध्रुव पर ये रंगीन प्रकाश क्या कह रहा है, ऑरोरा बोरियलिस, और दक्षिण ध्रुव पर ये रंगीन प्रकाश क्या कह रहा है बच्चों, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कह रहा है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि ऑरोरा बोरियलिस क्या है और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है, ठीक है ना बच्चों। एक चीज में जानकारी आपको और देना चाहूंगा, जो हमारा ये सूर्य है बच्चों, ये भी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, ठीक है ना। और लेकिन इसकी क्या है, घूर्णन करने की गति अलग अलग है। जैसे इसका उत्तरी ध्रुव अलग स्पीड से घूमता है, इसका मध्यवर्ती भाग अलग स्पीड से घूमता है, और इसका दक्षिणी ध्रुव अलग स्पीड से घूमता है, ठीक है ना। तो जैसे पृथ्वी का घूर्णन संपूर्ण एक ही समय पर होता है, तो लेकिन सूर्य के अंदर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य में जो है बच्चों अधिकांश पदार्थ है, जो इसमें मैटर है, ये प्लाज्मा की अवस्था में है। किसकी अवस्था में है? प्लाज्मा की अवस्था में है। तो पदार्थ की 3 नहीं 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंस, ठीक है ना। बोस-आइंस्टीन कंडेंस भी क्या होती है, पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। तो सूर्य में जो अधिकांश पदार्थ है बच्चों, वो किसके रूप में है, प्लाज्मा की अवस्था में। तो सेम जैसा हमने तारे का जीवन चक्र पढ़ा था, ऐसा ही सूर्य का भी जीवन चक्र है। जब तक इसका हाइड्रोजन का हीलियम में इसमें कन्वर्जन हो रहा है, तब तक ये सूर्य हमें प्रकाश देता रहेगा, और जब इसका हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन रुक जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका प्रकाश देना भी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सीधी बात है, इसको हमको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब पहला ग्रह आता है हमारा बुध। मरकरी तो सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह है, सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह है, नंबर 1। नंबर 2, पृथ्वी के बाद दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है, सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है, ठीक है ना। क्या है, पृथ्वी के बाद दूसरा, यानी कि सबसे अधिक 8 के 8 ग्रहों में सबसे अधिक डेंसिटी किस ग्रह की है, पृथ्वी की। और उस पृथ्वी के बाद दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है बच्चों, बुध है। तो इसके बारे में ये जरूर ध्यान रखना। तीसरा बच्चों, सभी ग्रहों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस पर पाया जाता है, बुध पर पाया जाता है। अब सर्वाधिक दैनिक तापांतर का मतलब क्या है, एक दिन में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस। देखो दिन के समय बुध के अंदर तापमान लगभग 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और रात के समय ये -300 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। तो भाई एक दिन में 700 डिग्री टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है लगभग, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चों इस पर पाए जाने वाला वायुमंडल विरल है। क्या है, वायुमंडल विरल है, रेयर है वायुमंडल। तो होता क्या है, उससे जितनी दिन के समय में ज्यादा अमाउंट में हीट आएगी अंदर सनलाइट की, और रात के समय में क्या होगा, जल्दी ही वो हीट क्या हो जाएगी, विकिरण के द्वारा बाहर चली जाएगी, यानी कि रेडिएशन के द्वारा क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो इसलिए रात का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, ठीक है ना। चौथा पॉइंट बच्चों, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। अब इसके पीछे कारण ये माना जाता है कि भाई उपग्रह तो जब ये ग्रह बना होगा तो इसका भी बना होगा, लेकिन हुआ क्या होगा कि सूर्य के सर्वाधिक निकट होने के कारण जब इसके उपग्रह ने इसकी परिक्रमा करनी शुरू करी होगी बुध की, तो हुआ क्या होगा कि सूर्य ने उसको अपनी ओर खींच लिया होगा।
यानी कि सन ने उसको शक कर लिया होगा अपनी ओर, और जब सन ने उसको अपनी ओर शक कर लिया बच्चों, तो वो कहाँ चला गया, सूर्य के ही अंदर चला गया। इसलिए हमको क्या, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं मिलता है, ठीक है ना। इस बात को जरूर ध्यान में रखना। तो इसके विशेषता क्या है, सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह, तो पहले ही मैंने आपको बता दिया, सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है। पृथ्वी के बाद दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह है, ठीक है ना, और इसका कोई उपग्रह नहीं है बच्चों। और एक बात और ध्यान रखना, एक अभियान था बच्चों मैरिनर 10, मैरिनर 10 अभियान ने सबसे पहले इसका जो था फोटो खींचा था, यानी कि सबसे पहले इसका दृश्य लिया था, ठीक है ना। सबसे पहले इसका फोटोग्राफ किसने कैप्चर किया, मैरिनर 10 अभियान ने किया था, ठीक है ना बच्चों। तो ये होगी किसकी विशेषता, बुध की विशेषता। अब आते हैं हम अगला ग्रह शुक्र पर। कौन सा ग्रह है बच्चों, शुक्र यानी कि वीनस। विशेषता क्या है वीनस की इसको बच्चों सौंदर्य की देवी भी कहा जाता है। किसको, वीनस को। क्यों, क्योंकि रोमन मैथोलॉजी में वीनस वॉज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। क्या थी वो, सौंदर्य की देवी थी, इसीलिए वीनस इसको नाम दिया गया। तो क्या है ये, सौंदर्य की देवी इसको कहा जाता है, या सौंदर्य का देवता इसको कहा जाता है, ठीक है ना। देवी देवता कुछ भी कह लीजिए, ठीक। दूसरा बच्चों, इसे भोर व सांझ का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ठीक है ना, ध्यान रखना। और तीसरा बच्चों, आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण, पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। क्यों, क्योंकि आकार और द्रव्यमान लगभग किसके समान है सॉरी पृथ्वी के ही समान है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, सबसे गर्म व चमकीला ग्रह है। क्या है, सबसे गर्म व चमकीला ग्रह है। क्यों है सबसे गर्म और चमकीला ग्रह, क्योंकि बच्चों इसके वायुमंडल में लगभग 95% CO2 पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कि क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है। और इसके कारण क्या हो जाता है, इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किस ग्रह पर प्रेशर कुकर जैसी दशाएं पाई जाती हैं, तो आंसर क्या होता है बच्चों, इसका शुक्र होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, तो किस पर पाई जाती है प्रेशर कुकर जैसी दशाएं, शुक्र पर पाई जाती हैं, और सबसे क्या है गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। क्यों है, क्योंकि इसके वायुमंडल में 95% क्या है बच्चों, CO2 है, ध्यान में रखना, ठीक है ना। और नेक्स्ट बच्चों, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। तो ये जानकारी हो गई किसके बारे में, शुक्र के बारे में। तो बच्चों आज हमने सौरमंडल की जो स्टार्टिंग की वो कहां से की, वो हमने सौरमंडल की डेफिनेशन पढ़ी, हमने सूर्य के बारे में पढ़ा, हमने बुध के बारे में पढ़ा, और हमने शुक्र के बारे में पढ़ा, ठीक है ना बच्चों। तो अगली क्लास में हम किसके बारे में, पृथ्वी से आगे शुरू करेंगे और अपने सारे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और बाकी जो भी इसमें वैल्यू एडिशन होगा या करंट के हिसाब से, वो मैं आगे आपको आने वाली क्लासेस में क्या करता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो तब तक के लिए बने रहिए पाठक उत्तराखंड के साथ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको जो है टाइम पर नोटिफिकेशन सारे के सारे मिलते रहें। और बच्चों एक बात और, कोई भी आपके सुझाव हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हो, किसी चीज किसी मुद्दे पर आप वीडियो देखना चाहते हो जिस पर आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा हो, उत्तराखंड का हो, किसी अन्य विषय का हो, तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो सके। तो तब तक के लिए बने रहिए पाठक सर उत्तराखंड के साथ। नमस्कार, जय देवभूमि उत्तराखंड।